बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, चेयरमैन PTI का ये कहना है कि मुल्क में इंतखाबात ही वाहिद हल हैं। अपने कारकुनान को उन्होंने इलेक्शन की तैयारी का भी कह दिया है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से पैदर पर मुलाकातें हुई हैं। उन मुलाकातों में माशी तौर के ऊपर मिल बैठ कर बात करने पर इत्तफाक हुआ है और पैगामात हुकूमत की तरफ से पहुँचाए गए हैं। लेकिन उन पैगामात के बाद भी वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बाकायदा तौर पर यह बयान देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा है उस मुतालबे पर अमल नहीं होगा, इंतखाबात अपनी मुद्दत की तकमील के बाद ही होंगे। ये बारहा पैगामात क्यों दिए जा रहे हैं? क्या वफाकी हुकूमत और अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन कोई मुज़ाकरात हुए हैं जिनकी खबरें आम हो रही हैं? और अगर मुज़ाकरात हुए हैं तो उन मुज़ाकरात की शराइत क्या हैं? किन निकात के ऊपर इत्तफाक किया गया है? अगर असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी तो कब तक असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी? अगर निगरान हुकूमत आती है तो कितने अरसे पर मुहित होगी? नए और शफाफ इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं उनमें से कितने मुतालबात माने जाएंगे और कितने रद्द कर दिए जाएंगे? किस नुक्ते पर इत्तफाक होगा? विन विन सिचुएशन किसके लिए होगी? इसी बारे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहली बात तो ये, हुकूमत और अपोजिशन के माबैन जो मुज़ाकरात की खबरें मन पे हैं उनमें कोई सदाकत है? अगर है तो बेहतरी किसके लिए होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दो चीज़ें बड़ी क्लियर सी हैं यासर, आपको बड़ी और वो ख़बर बताऊँ जो अभी तक किसी के पास नहीं है। राना सनाउल्लाह ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरमला उन्होंने कहा कि आप दोनों असम्बलियाँ डिज़ोल्व करें, हम उस पर इलेक्शन लड़ेंगे और आप आएँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मियाँ साहब आ रहे हैं और आपका बयानिया दफन हो जाएगा, फ़लाँ 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 फ़लाँ। फिर उन्होंने डेली मेल के हवाले से बात भी की। आपने वो सुन लिया कि कुछ देर बाद उनकी तरफ से भी जो मौक़िफ़ आया वो 12 घंटे भी जो है इनका मौक़िफ़ जो है वो नहीं चल सका। मेरे पास इतला यह है कि राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इसहाक डार ने सख्ती से नाराज़गी का इजहार किया। इसहाक डार ने बाकायदा इसहाक डार ने बाऊजी को ये कहा कि आप मुझे बता दें कि जो बात करनी होती है मैंने, जिसका आपने मुझे ज़िम्मेदारी करार दिया है कि आप ये बात करें, आप मुझे कह रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, आपको बताइए सारी सूरत हाल के माशियत नहीं संभल सकती। अगर इस वक्त इलेक्शन की तरफ ना गए तो आगे हमें मज़ीद नुकसान होगा। और मैं डॉक्टर आरिफ अलवी से जाके मुलाकातें कर रहा हूँ, मैं उनको राम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उनको मुज़ाकरात की तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उनको किसी और तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और राना सनाउल्लाह आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मेरा सारा किया किराया जो है वो ख़त्म कर देते हैं। और अब मैं दोबारा अगर रब्ता करूँगा तो किस हैसियत से करूँगा? मुझे ये बता दें, फैसले का इख्तियार मेरे पास है, राना सनाउल्लाह के पास है, शहबाज शरीफ के पास है या किसी और के पास है? ये बाकायदा बाऊजी से बात होती है इसहाक डार साहब की। इसहाक डार साहब इजहार करते हैं और नाराज़गी का इजहार करते हैं कि जनाब मेरे साथ तो ये हो रहा है। किस तरह राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो करते प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मेरे शहबाज शरीफ के हवाले से बात करते, दीगर मामला पे करते। लेकिन ये कहना कि आप इलेक्शन कराएं, हम कोई मजाक आपकी बात नहीं मानने के लिए तैयार नहीं है, ये गोरा और ये गोरे का मैदान, उसने कहा फिर मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? मेरी इतला है कि उसके फौरी बाद दोबारा इसहाक डार का ईवान सदर से राब्ता होता है और उस राब्ते में दोबारा वो दरख्वास्त करते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और इस आगे बढ़ने में ही हमारा फ़ायदा है और आगे बढ़ने के लिए आप भी अपना किरदार अदा करें। जिस पर ईवान सदर से उन्हें यह मैसेज मिलता है कि पहले आप फैसला तो कर लें कि फैसले की आप पूरे ग्रुप में से, आप लोगों में से फैसले का इख्तियार किसके पास है? कौन है जो फैसला करेगा? कौन है जो आगे आके ये कहेगा कि जनाब हाँ हम मुज़ाकरात की टेबल पे बैठने के लिए तैयार हैं? राना सनाउल्लाह कुछ और कहता है, आप कुछ और कहते हैं। तो वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, वो टूट गई तराक करके, मेरे इतला के मुताबिक अब सूरत हाल उस तरफ जाना शुरू हो गई। एक तो आप जहन में रख लीजिएगा कि असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ैसला हतमी है, उसकी टाइमिंग कप्तान ऐसी बनाएगा कि ये सारे शिशो पंज में रह जाएंगे। ये आपको मैं बिल्कुल वाज़े और क्लियर बता रहा हूँ।
कप्तान ऐसी प्लानिंग करेगा आप सोच नहीं सकते। कप्तान प्लानिंग कर चुका है, कप्तान उस पर मज़ीद काम कर रहा है। या सर, मैं प्रोग्राम में आने से पहले मेरी कोई 1 घंटा चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात हुई है, और जहां चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बड़ी शफकत भी की सहाफ़ियों के लिए, बड़े कमाल के ऐलानात और बड़े कमाल के काम किए हैं, वो तो आपको कल पता चलेगा। लेकिन वहाँ मैंने जब पॉलिटिकल का, उन्होंने कहा एक बात तो आप जहन में रख लें सारे पाकिस्तान का मीडिया, कि 1% भी हमारा कप्तान से कोई इख्तलाफ नहीं है। वो मुझे अभी फ़ोन करके कहें कि इसी वक्त असम्बलियाँ रिजॉल्व करो, तो उनका फ़ोन बंद होगा, और जितना देर में उनका फ़ोन बंद होगा उतना ही टाइम लगेगा मुझे ये सारा कुछ करते हुए। बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं वो सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ, मैं तैयारी करके बैठा हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा ये भी ज़हन में आप रख लें कि आज के दिन तक जो लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, कोई एक चीज़ साबित कर दे कि हमने गैर कानूनी करप्शन या किसी और हवाले से किया, तो हम उसके लिए भी सज़ा हर किस्म की भुगतने के लिए तैयार होंगे। हम तो कप्तान के विजन के मुताबिक काम कर रहे हैं। ये चौधरी परवेज़ इलाही, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज की बात है। अब 2 चीज़ें जहन में रख लीजिएगा, या सर बड़ी क्लियर, साफ और मामला बिल्कुल क्लियर है। एक तो हर सूरत में कप्तान जो है एक तहरीक की तरफ जा रहा है। कप्तान इनको एक इतना बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहा है जिसका ये सोच भी नहीं सकते। यानी अगर तहरीक का आगाज़ होता है तो फिर उस मुज़ाकरात की तो कोई वक़्त नहीं रहती। मुज़ाकरात ख़त्म है। चले मैं आपको ये बता दूँ, राना सनाउल्लाह कल फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें दोबारा से एक ड्रामा शुरू होगा, और भी इनके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें ये सारा कुछ होगा। अगर तो मुज़ाकरात कामयाब होने हैं तो फिर ऐसा मामला कोई नहीं होगा। लेकिन मेरे पास इतला जो है, इस वक्त बन चुके हैं 2 कैंप। एक बात ज़हन में रखिएगा, एक कैंप वो है वो जिसमें लोग चाहते हैं, चाहे वो नून लीग के हो, पीपल्स पार्टी हो, MKM हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, कोई भी हो, वो चाहते हैं कि हर सूरत में इक़्तिदार के दिन पूरे हों। हर सूरत में इक़्तिदार के दिन पूरे हों, उसके बाद इक़्तिदार मिलता है या नहीं मिलता। एक बात तो बड़ी क्लियर है, यासर ये क्यों है, ये भी लोग सवाल करते हैं, ये ऐसा वो क्यों सोचते हैं। वो इसलिए ऐसा सोच रहे हैं कि उनके अपने पास जो रिपोर्ट्स हैं उन सब की रोशनी में उन्हें पता है कि अगली दफ़ा इक़्तिदार उनका नहीं है, अगली दफ़ा वो इक़्तिदार में नहीं आ सकते। हर शख्स ये जानता है कि PTI अगले इलेक्शन में, जब इलेक्शन हुआ, क्लीन स्वीप करेगी, बड़े बड़े बुर्ज उल्ट जाएंगे, बड़े बड़े नाम जो हैं वो बिल्कुल आप ज़हन रखिएगा सियासत से आउट हो जाएंगे। और कप्तान, आपको ये भी बता दूं, कप्तान इस दफ़ा इन तमाम बड़ों के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने जा रहा है। कप्तान सिर्फ इलेक्शन ये लड़ने नहीं जा रहा कि जनाब 1 हल्के से या 2 हल्के से 3 हल्के से, कप्तान 5 से ज़्यादा हल्कों से इलेक्शन लड़ने जा रहा है, और इन तमाम तगड़े लीडरों के ख़िलाफ़ जा रहा है। ना ये जीते, ना ये असम्बलियों में आए। मौलाना साहब को बताया कि मैं गंडापुर को नहीं हरा सका, उस साइड पे आसफ अली जरदारी साहब को भी पता है कि आगे सिंध के हालात क्या हैं। कल आपने देखा नहीं, तमाम टीवी चैनल ने क्या दिखाया कि आपको जो इंटरनेशनल इमदाद मिली, जो खैमे मिले, वो मौलाना साहब के फंक्शन पे बतौर कारपेट ज़मीन पे बिछे हुए थे, देखे ना आपने। तो जब ये आलम हो जाए, जब लोगों को ये नज़र आना शुरू हो जाए, सैलाब ज़दगा आपको वोट देने के लिए तैयार नहीं है, यंगस्टर आपको वोट देने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई बेइंतहा हो चुकी है, हर शख्स जानता है कि जनाब करप्शन इंतहा की है, हर शख्स जानता है कि जितनी करप्शन की, ये हुकूमत सिर्फ उस करप्शन वालों को बचाने के लिए आई है, इसके अलावा है क्या। तो फिर जब उनको पता है कि ये आखिरी हमारे पास वक्त है, आखिरी टेन्योर है, तो फिर उस आखिरी टेन्योर में कौन चाहेगा कि मैं इक़्तिदार छोड़ दूँ, नहीं छोड़ेंगे। ये इसहाक डार साहब कोशिश करके देख लें। चलें मैं आपको एक और ख़बर दे देता हूँ। आसफ अली जरदारी ने अपनी पीपल्स पार्टी की अहम मीटिंग में ये वाज़े कहा है कि हम मियाँ नवाज शरीफ के कहने पर भी असम्बलियाँ डिज़ाल्व नहीं करेंगे। ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ,
आसफ अली जरदारी ने कहा है कि हम मियां नवाज शरीफ की दरखास्त, इल्तिजा या उनके कहने पर भी किसी सूरत में कबल अज वक्त इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे। उसके पीछे उनके पास वजूहात क्या हैं? वो कहते हैं सिंध हमारे पास है, क्यों हम सिंध छोड़ें? इनके पास, उन्होंने कहा सिंध हमारे पास है, बेटा मेरा आइंदा के वज़ीर आज़म के लिए लॉबिंग कर रहा है, वफाक में हमें वजारतें मिली हैं, कल को इलेक्शन होता है, इलेक्शन में हम नहीं आते तो फिर क्यों होगा? वो कहते हैं जितना दिन है हम अपने इलेक्शन को सीधा करें, उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन को सीधा करें, बल्दियाती इलेक्शन के बाद मुझे एक बात बताएं, जिस सूबे का एक डीसी अरबों रुपए की रकम लेकर गायब हो जाए, बाइज्जत तरीके से मुल्क से चला जाए और वहां की हुकूमत सिर्फ कागजी कार्रवाई तक लगी रहे, तो वहां की हुकूमत क्यों चाहेगी कि हम हुकूमत खत्म करें? जी, दूसरा डीसी भी तो पकड़ा गया ना, एक वहां पे कितने डीसी पकड़ेंगे? कितने बट्टों मारोगे? हर घर से बट्टों निकलेगा, ठीक है ना? हर घर। सिर्फ एक चीज ध्यान में रखिएगा, इस मुल्क में एक सियासी जमात है जिसका एक लीडर है, वो आके मैं समझता हूँ मूवमेंट जो है वो चला सकता है, वो है नवाज शरीफ। अगर उसके बाद अलावा आप कहें कि पंजाब में पीपल्स पार्टी आगे मुझे सिंध में नजर नहीं आ रही, चले मुझे पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में नजर नहीं आ रही, नून लीग मुकाबले में आएगी, जितना मुकाबला भी होगा। राना साहब, हुकूमत की प्लानिंग जान लेते हैं। इसी बीच वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। राना साहब, पहले पहल आप ये कहा करते थे कि मुज़ाकरात कर रहे हैं तो आइए बैठिए, बातचीत कीजिए, ये धौंस धमकी नहीं चलेगी। फिर मुज़ाकरात की बातें होना शुरू हुई, इशारे हुए, वज़ीर ख़जाना जाके मुलाकातें भी करने लगे। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि आज आके वज़ीर दाखिला ये कह गए कि आप असम्बलियाँ तोड़ें, हम सिर्फ सूबे में इलेक्शन करवाएंगे। देखें, जहाँ तक तो बात है मुज़ाकरात की, डायलॉग की, तो डायलॉग तो हमने कभी भी उस पर हमारी दूसरी राय नहीं है कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, डेमोक्रेटिक लोग हैं और पार्लियामेंट्री सिस्टम है। यहाँ तो मुज़ाकरात से मामला आगे बढ़ते हैं। असम्बली एक फोरम है, दूसरी आउट ऑफ असम्बली हमारे मुज़ाकरा होते भी रहे हैं। ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट जब थी तो उस वक्त भी हम इनके साथ बैठते थे। ये जो था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसकी अपॉइंटमेंट में, दूसरी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हुई, अहम अपॉइंटमेंट पे भी बातचीत होती रही और लेजिस्लेशन पे भी होती रही। लेकिन उस वक्त भी हम बड़े परेशान होते थे इनकी बातें सुन के कि किसी का कोई ख्याल था, लेकिन वो कहते थे हम ऊपर से पूछ लें इमरान खान से। इमरान खान के पास जाते थे, जो ये आज बड़ी बातें कर रहा है, ये मैं रिकॉर्ड पे आपको बात का बता रहा हूँ कि असद उमर वगैरह कहते थे जी इमरान खान के पास हमें जाने दें, ये फाइनल है हमारा आपके साथ, तो उधर से जरा हम अप्रूवल लें, उधर से पूछ लें। तो ये इमरान खान के पास जाते थे तो वो कहते हैं मैं ऊपर से पूछ लूँ। ऊपर से बराज आपकी समझ आ गई, आपके उधर से पूछ लूँ, जो आज कहता है कि जी ये जिधर से राणा साहब आपके भी कुछ लोग पूछते थे। नहीं, मैं आपको बताऊं, ऐसा ना करें राणा साहब ऐसा ना करें। देखे आप बड़ा खुला बोलते हैं, हमें तो पता है ना जी। नहीं, मैं खुला बोल रहा हूँ, मुझे कोई उसमें कभी भी नहीं हिचकिचाहट रही। मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी लेजिस्लेशन पे अगर इस पे आप जाएंगे ना राणा साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ ऑफिस था असेंबली में, एजेंडा और सारी चीजें करता था कि ये एजेंडा होगा, ये होगा। लेजिस्लेशन होती थी तो ये खुद वो कहता है इमरान खान मदद मांगता था। वो लंबी कहानी है, छोड़े, तो हमारे अब तो नहीं है कोई कर्नल वहां बैठता, लेकिन ये छोड़े बातें। लेकिन जो बात आपने की है दूसरी कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा है, बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है, लेकिन हो गैर मशरूत। बंदूक की नोक पे तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। चलिए ये बता दें मियां नवाज शरीफ साहब कब वापसी हो रही है? आज उन्होंने कहा तैयारी कर ले, दिसंबर जनवरी। नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो सनाउल्लाह साहब की बात पहले सुन लेना कि वो भी हमारा है। हाँ, अगर असम्बलियां नहीं टूटनी चाहिए। देखिए, हुकूमत का है कि ये हुकूमत वोट नो कॉन्फिडेंस से इधर उधर हो जाए। असम्बलियों का मैंडेट 5 साल है, अनलेस की कोई बहुत बड़ी कोई ऐसा चीज हो जाए, अगर किसी की जिद पे ना पे, किसी के ख्वाहिश पे तोड़ी जाएंगी, वो मुनासिब नहीं। बाकी रहा मियाँ साहब के आने का, इंशाल्लाह तो मियाँ साहब आएंगे, अगले साल के शुरू में आ जाए। लेकिन एक बात यकीनी है कि वो इलेक्शन जो भी होगा उसको वो लीड करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, इस दिसंबर में नहीं आ रहे।
दिसंबर में नहीं आ रहे। अच्छा, दिसंबर में मरियम साहब आ रही हैं? नहीं, वो भी नहीं आ रही। चले एक चीज़ तो फाइनल हुई ना, दिसंबर में मियाँ साहब नहीं आ रहे, लीड करेंगे इलेक्शन को। इलेक्शन कब तक देख रहे हैं? इलेक्शन अक्टूबर में होगा। अच्छा, अगर ज्यादा अफरा तफरी मचाएंगे, हाँ असम्बलियां सूबाई तोड़ दें, तो फिर सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन हो जाएंगे। ये किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि सूबाई असम्बलियां टूट जाएंगी तो सारी असम्बलियां टूट जाएंगी साथ। बिल्कुल उनके अपने टाइम है। सिंध असम्बली कैसे टूट जाएगी, बलोचिस्तान कैसे टूट जाएगी, नेशनल असम्बली कैसे टूट जाएगी। राना तनवीर साहब, क्या इस ऑप्शन पे गौर किया जा रहा है कि मार्च में तमाम असम्बलियों को डिसॉल्व करके निगरान हुकूमत लाई जाए, 5 महीने उसे बिठाया जाए, फिर अक्टूबर में इलेक्शन करवा लिए जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा रहा, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश जरूर है। उन्होंने प्रपोजल दी थी कि अप्रैल में इलेक्शन करा लें, कुछ हम आ गए थे, लेकिन फिर बीच में किसी ने कहा नहीं चले, वो अप्रैल कहते हैं, अप्रैल कहते हैं, तो आप मई में चले जाएं। लेकिन हाँ, हमारा यही है कि इलेक्शन टाइम पे होंगे और इंशाल्लाह अक्टूबर में होंगे। अनलेस कि ये कोई आए तो सही ना जी, बात तो करें। उसमें अब मुझे बताएं राना साहब, ये जो हरकतें कर रहे हैं वही इलेक्शन कमीशन है, वही सारा लॉज हैं, इलेक्टोरल लॉज हैं। अगर वो उनके होते हुए जिनके साथ इनको बड़ी प्रॉब्लम है, तो फिर ये कहेंगे ये हमें इलेक्शन कमीशन मंजूर नहीं, हमें ये लॉज मंजूर नहीं, तो ये सिस्टम को बाला क्यों करना चाहते हैं? मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस किस्म का। अच्छा राना साहब, इससे भी ज़रा थोड़ा सा आगे निकलते हैं। मुझे याद है कि आपने हमारे ही प्रोग्राम में कहा था 2 से 3 माह ठहर जाए, हालात बड़े बेहतरीन हो जाए। ये तब्दीली इक़्तिदार के फारी बात की बात है, याद करें। मुफ्ती इस्माइल आपके थे, आपके ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हालात, आप अवामी आदमी हैं, आपने एक इलेक्शन जो लाहौर में जीता वो मुस्लिम लीग ने नहीं जीता, राना तनवीर ने जीता है। तो इन सारे हालात में आप अब तक अवाम को डिलीवर कुछ नहीं कर सके। देखिए, मैं आपसे एक बात पे इत्तेफाक तो करता हूँ कि अभी उस तरह रिलीफ नहीं हम दे सके जिसकी हमें ख्वाहिश थी और प्रोग्राम भी था कि हम आएंगे और इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और अवाम का जो जिंदगी दोबर की हुई है इमरान खान की पॉलिसियों ने और बेड़ा गर्क कर दिया है उसमें मैशत का, उसमें बेहतरी यकीनी तौर पे आएगी। लेकिन आप राना यकीन करें, जब हमने आए देखा तो हालात हमारी सोच से भी बहुत ज्यादा गंभीर थे। हर तरफ इसने तबाही मचाई हुई थी, कोई ऐसी नई चीज थी जो हमें सीधी नजर आती और डिफॉल्ट के बिल्कुल करीब थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिफ्ता ने बड़ा अच्छा काम किया। उस वक्त के टाइम पे बड़े मुश्किल फैसले किए हैं, जैसे लोगों को वो जो हमसे तवक्कुआत थी उसमें भी उनको थोड़ा सा गिला आया कि ये तो लोग अच्छे हम समझते थे, ये अच्छी गवर्नमेंट करके पॉलिसी दे के हमें रिलीफ देंगे। लेकिन जो हालात उसने हमें हैंड ओवर किए वो इतने बुरे थे, इतने गहरे उसने जख्म लगाए थे इकानमी को कि उनको दुरुस्त करते हुए अब पटरी पे चढ़े हैं और डॉक्टर साहब आए हैं, मेहनत कर रहे हैं रात दिन। इंशाल्लाह जरा आप देखेंगे। राना तनवीर साहब, बात यह है कि मौजूदा सूरत हाल में आप ये देखिए कि आपके इत्तेहादी सबसे बड़े मौलाना फजलुर रहमान बात आज करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो ज़मी बोस हो चुकी है। आप ये भी कहते हैं कि जो पॉलिसीज़ अपनाई जाती हैं उसके असरात 5-6 माह बाद आते हैं। ये PTI की पॉलिसी थी जिसके असरात देखे, तो सर फिर PMLN ने इस्लाहात क्या की? 8 माह से ज़ायद का अरसा बीतने वाला है, तो आपकी पॉलिसीज़ के असरात भी आ जाने चाहिए थे, लेकिन आप अपोजिशन के आगे बैठे हुए हैं कि हमारे साथ मिसाक मईशत कर लें। नहीं, हमने तो ये आप दूसरी जो बात कर रहे हैं मिसाक मईशत वाली, वो भी मैं बात करूँगा, लेकिन पहले तो मैं बात कहूँ कि हमारी फैसलों से, हमारी पॉलिसी से आज जो इकोनॉमी है जिसकी डिफॉल्ट का शोर मचाते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह उस खतरे से बाहर निकल आए। प्रेसिडेंट इनका अपने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब वो कहते हैं कि कोई दूर दूर तक भी डिफॉल्ट का खतरा नहीं है और इस किस्म के बयान नहीं देने चाहिए। और मैं समझता हूँ ये अवाम दुश्मनी नहीं, ये चले सर हम नहीं करते, फिर वो मिफ्ता इस्माइल साहब को भी समझा लें, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं, मिफ्ता ने कोई ऐसी मिफ्ता ने बात नहीं की सर। 3 दिन पहले की बात ऑन रिकॉर्ड है, मिफ्ता इस्माइल साहब की बात को एंडोर्स किया शौकत तरीन साहब ने कि ठीक कह रहे हैं मिफ्ता इस्माइल। नहीं, लेकिन मिफ्ता इस्माइल की जो सोच है वो प्योरली एक है टेक्नोक्रेट की,
लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको लेके चलना है। अब आवाम को, आवाम के ऊपर मजीद बोझ नहीं अब डाल सकते। नहीं आप दुरुस्त कह रहे हैं राना साहब। चले और मुफ्ता इस्माइल की सोच और है, कोई नहीं। मुफ्ता इस्माइल की सोच हो रहा है। साग डार साहब तो एक अवामी आदमी है, उन्होंने मुफ्ता इस्माइल के मतलब उनके टेन्योर के मतलब जो कहा वो भी आपको याद है। ये हम नहीं कह रहे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है ना। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ ना कि मिफ्ता का प्योरली ये है कि हम बिल्कुल जो IMF कहती है या जो दूसरे कहते हैं वो काम किया जाए। हम कहते हैं कि नहीं, अब मजीद सख्त नहीं है कि हम आवाम पे मजीद बोझ डाल सके। लिहाजा इसी चीज को साथ लेके हमने आगे बढ़ना है, जो इंशाल्लाह बढ़ रहे हैं। पर आप देखेंगे इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। आप देखेंगे चीजों में आपको हार आने वाला दिन बेहतर नजर आएगा। नहीं, किस तरह बेहतर? मुझे सिर्फ एक, मैं वही अर्ज करना चाह रहा हूँ, कितने दिन बाद बेहतरी नजर आ जाएगी? 8 माह तो हो गए अब। नहीं, 8 माह में तो हम उनकी जो किया दरा है उसके देखें। आम तौर पे कहा जाता है राना अजीम साहब के कोई इस किस्म की अगर हालात हो तो कम कम इसमें 3, 4 साल 5 साल लगते हैं उसको सुधारने में, पटरी पे लाने में। लेकिन अब तो उसको पटरी पे उसकी डायरेक्शन सीधी कर दी है 8 महीनों में। अब इंशाल्लाह वो डायरेक्शन सही होगी है, आगे चल रहे हैं। सर अगर आपकी बात को मिन्नो में तस्लीम कर भी लूं, पिछले दिनों की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के 88% जो मईशत दान हैं, जो सरमायाकार हैं, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की माशी पॉलिसी गलत समत में है। सरमायाकार इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। आपको तुर्की से भी बहुत से इख्तलाफात सुनने को मिले, वहां से भी एतराज़ात सामने आए, दीगर जगहों से भी एतराज़ात सामने हैं। अगर सर ये बेहतरी की समत में है तो फिर एतराज़ात क्यों है? पहले तो इतराज़ात की बात बताऊं कि ये जितने भी इतराज़ात हैं या मिसट्रस्ट है वो इमरान खान के उस U-टर्न से है या उस वादा खिलाफी के पे है जो इसने की और जिसने बातें की। उसमें IMF से, वर्ल्ड बैंक से, जितने भी जो एशियन बैंक जो वादे किए, हमारे दोस्तों के साथ जो वादे किए वो, और यही बात थी कि हमने जो टर्की के इन्वेस्टर थे वो यहाँ पे सोलर में और जगह पे बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे जब हमारी गवर्नमेंट से 2018 तक। लेकिन जब आए तो इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि वो सारे भाग गए। अब मुश्किल से हमका जो वो ट्रस्ट डेफिसिट था या उनको हम पे वो कॉन्फिडेंस नहीं था, अब दोबारा बहाल कर रहे हैं। अब वो हमारे ऊपर इतबार करने को तैयार नहीं है। वो कहते जी आप तो अजीब लोग हैं, और ये सारे के सारा वही कैरेक्टर जो सियासत में उसका इमरान खान का है, उसने उसी तरह डील किया है इन लोगों को कि बात करनी, साइन करने और मुकर जाना। अब मुकर जाना किसी वो नहीं मुकर रहा था, वो पाकिस्तान मुकर रहा था। तो मैं नहीं समझता कि ये। अच्छा राना साहब, ये तो आगे तो आजे जरा, आइंदा इलेक्शन होते हैं, आप की तरफ से वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन होगा? देखें जी, पहले तो हमारे वज़ीर आज़म हैं शहबाज साहब, लेकिन अगर मियाँ साहब किससे इजाज़त है कि बड़े मियाँ साहब की, तो वो खुद होंगे। नहीं, वो अगर हो ही वो खुद नहीं नहीं सकते होंगे ना। तो शहबाज साहब होंगे। अच्छा, शहबाज साहब होंगे। तो जो पीपल्स पार्टी कहती है कि हमसे वादा किया हुआ है कि बराबर भुट्टो होंगे। आपको उन्होंने बताया होगा, लेकिन मैंने नहीं सुना कि कोई वादा हुआ है। इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे या अलग-अलग लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल इकट्ठे लड़ने का कोई प्रोग्राम नहीं है। अच्छा। लेकिन जब टाइम आए फैसला होगा। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं है कि हम अलायंस में जाके इलेक्शन लड़ेंगे। PMLN एक मजबूत पार्टी है और इंशाल्लाह ताला मैं आपको बता रहा हूँ पंजाब में क्लियर कट मेजॉरिटी से जीतेगी। अच्छा राना साहब, एक आखिरी सवाल। अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ दी जाती है और आप नए इलेक्शन की बात करते हैं, 5 साल के लिए नई हुकूमत आ जाती है, फिर जब जनरल इलेक्शन होंगे तो ये आपको कैसे सूट होगा कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, कोई निगरान हुकूमत ना हो और वो आपके हक में भी जाए? देखिए, बात मैं आपको बड़ी सिंपल बताता हूँ कि ये हमारे यहाँ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तजर्बा कभी ना, जिससे हमें यह न होनी लग रही है। आप हिंदुस्तान में देखें या फेडरेटिंग यूनिट है, जहाँ भी स्टेट्स हैं, जिस तरह अमेरिका में स्टेट्स हैं, कभी भी इकट्ठे इलेक्शन नहीं हुए। हर किसी का अपना टाइम है, हर कोई टाइम पे इलेक्शन हो रहे हैं, कोई बादर नहीं करता। इलेक्शन हो रहे होते हैं, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होता है कि ट्रांसपेरेंट फेयर इलेक्शन कराए, कॉन्स्टिट्यूशनली उसकी ऑब्लिगेशन है। तो मैं समझता हूँ ये भी एक अच्छी बात है
ये तो नहीं हो सकता अगर एक असम्बली परफॉर्म नहीं कर रही, एक हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही, खत्म हो गई और वो असम्बली टूट जाए और कहेंगे जी क्योंकि असम्बली टूट गई पंजाब की लिहाजा सारे पाकिस्तान में इलेक्शन करा दें। ये मेरा होना भी नहीं चाहिए और ना ही इसकी इजाजत देता है। सही। मुझे तो समझ नहीं आ रही क्यों इसको एक इन्होंने कोई एक ऐसी चीज बनाई हुई है जिसमें पता नहीं कोई खास पाकिस्तान में होने जा रही है। ये होता रहता है लोकल बॉडी किसी से। चले एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें मुझे, सागदार मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं या वैसे ईवान सदर से मोहब्बत हो रही है? नहीं, डार साहब उनको समझाने जा रहे हैं कि आप में अगर जरा बारी पीटीआई ये लोगों कहें आप उनके सदर हैं, आप पाकिस्तान के सदर तो बने नहीं, आप पीटीआई के सदर बने हैं, तो उनको समझाएं कि पाकिस्तान की मशहद के साथ मत खेलें। ये बहुत ही उनका जो है ये उन्होंने यानी इलेक्शन पे सागदार सब कोई बात करने नहीं जा रहे? नहीं, इलेक्शन पे यही कि इलेक्शन टाइम पे होंगे, उन्हें कहे इंतजार करें। टाइम पे होंगे, ये ऑफर कोई नहीं है? नहीं, उनको ये कह रहे हैं कि ये उस पे मतलब ये जो बात बार बार कर रहे हैं कि इलेक्शन कराएं। इलेक्शन कोई मजाक नहीं है। इलेक्शन जब होता है तो मुल्क की बुनियादें हिल जाती हैं। एक दफा मैं आपको बताऊं तो ये किस चक्कर में पड़े हुए हैं? फिर आप क्यों इमरान खान की हुकूमत में बार बार ये मुतालबा करते थे कि ये इसे ख़त्म करें, नए इलेक्शन कराएं और नए इलेक्शन जो है मुनसफाना कराएं, जब आपको पता है कि मुल्क की बुनियादें हिल जाती हैं? तो पूरी पीटीएम के हर जलसे की मैं तकरीर सुना देता हूँ, उसमें ये एक ही मुतालबा होता था। लेकिन हमने इस तरह का एटीट्यूड नहीं बनाया। ये जरूर कहते थे ये धांधली की पैदावार हैं, सिलेक्टेड हैं, ये बिठाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम असम्बलियों में बैठे, इसके बावजूद हमने रिजाइन नहीं किए, इसके बावजूद कि हम यहाँ। अच्छा राणा साहब, चले टाइम पर थोड़ा ये बता दें, चले ये तो रिजाइन करके चले गए, मंजूर करें इनके रिजाइन सबके, फारग करें इन्हें, क्यों नहीं करते? नहीं, देखिए हम उनको बुलाते हैं, प्लीज आप समझे राणा साहब, ये बड़े बेईमान लोग हैं, ये कैरेक्टरलेस लोग हैं। हम उनको कहते हैं जी जो कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है आप आए, एक एक करके बताएं कि जी हाँ ये मैंने लिखा है अपने हाथ से और ये मेरे साइन है। जिन 8 लोगों के राणा साहब इस्तीफे कबूल किए हैं उनसे उनको कौन सा बुला के आपने पूछा है? नहीं, उनको वीडियो पे उनसे बातें की, उनके परसों किया पूरा। लेकिन आप ये मेरा राणा साहब बताएं, चले हमें तो अब रगड़ते रहते हैं, लेकिन ये बताएं। अच्छा एक फिक्र आपने ना, एक फिक्र आपने 3-4 बार से ना हमारे ऊपर रखा हुआ है। 1 मिनट मेरी बात सुन लें। जब ये हमने इस्तीफे कबूल किए, कौन गया था हाई कोर्ट में, ये कहे थे कि जी हमारे इस्तीफे क्यों कबूल किए हैं इन्होंने? फिर अब हम कहते हैं आ जाए ना, चले छोड़े उस बात को कि उनको किया या नहीं किया, हमने सिलेक्शन किस्म में जो होती है, लेकिन ये आ जाए सुबह शुरू कर दें, एक एक जाए स्पीकर के अंदर जाएं, कहते हैं अगर ना एक्सेप्ट करेंगे तो मुझे पकड़ लें। लेकिन ये फ्रॉड ना करें, तनख्वाहें भी लें, मजे भी करें। अगर इस्तीफे कबूल करवाने हैं तो फिर स्पीकर के सामने जाके खुद को खड़ा करें और स्पीकर से अपने इस्तीफे कबूल करवा लें। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पे होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया राना हुसैन साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी इशू पे मजीद भी बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जिस तरह वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन साहब ये बात कर रहे थे कि नए इलेक्शन फौरी तौर पे तो नहीं होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये बात तो मानी नहीं जाएगी। इसहाक डार साहब सदर ममलिकत के पास इन वजूहात की बुनियाद पर जा रहे हैं कि नए इलेक्शन की गर्दान छोड़ें और आगे बढ़ने की बात करें। तो क्या हक़ाइक़ यही हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर अपने कारकुनान को ये पैगाम दे रहे हैं कि इलेक्शन की तैयारी करें, टिकट्स के हवाले से तैयारी चल रही है, तो वो फिर किन यकीन दहानियों की बुनियाद के ऊपर ये बातें कर रहे हैं? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, राना तनवीर हुसैन साहब की बात आप सुन चुके हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लान भी आपके सामने, बनेगा क्या? देखिए, राना तनवीर साहब ने 2 चीज़ें तो बड़ी मज़ेदार कह दी। एक चीज़ तो उन्होंने बड़ी क्लियर कह दी कि मियां नवाज शरीफ साहब दिसंबर में नहीं आ रहे और उस वक्त आएंगे जिस वक्त कोई इलेक्शन कैंपेन का सीज़न होगा। यही कहा है ना उन्होंने जी, या अगले साल के आगाज़ में, अगले साल का आगाज़ भी कहा। उनका मरियम भी नहीं आ रही। राना सनाउल्लाह साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में था कि मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, प्राइमरी सतह पर, गली मोहल्ले की सतह पर तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। मैं कह रहा हूँ कमाल का है। मुझे एक बात, राना तनवीर बिल्कुल सीधी बात करते हैं। अब हम
राना सनाउल्लाह साहब की बात सुन ले और राना तवीर साहब की बात सुन ले। मैं आपको कह रहा हूं, मियाँ साहब ने गारंटी मांगी है। यासिर साहब, वो तो पहले भी मांग रहे थे। मियाँ साहब ने गारंटी मांगी है कि मुझे गारंटी दो, मैं फिर पाकिस्तान आऊंगा। मियाँ साहब ने कहा है कि आपने अपने बच्चे सारे क्लियर करवा लिए, मेरा मामला किधर है, मुझे कौन क्लियर करेगा? मियाँ साहब पार्लियामेंट की सियासत नहीं कर सकते। और दूसरा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे ही हमारे सियासतदानों को पता नहीं क्या हो गया है, अल्लाह इनको सेहत दे, ज़िंदगी दे और सच बोलने की हिम्मत तौफीक दे तमाम सियासतदानों। मियाँ साहब ने यह भी पैगाम दिया है कि मैं उस वक्त आऊँगा जब मुझे गारंटी मिलेगी, और साथ में अगर ये लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ, और ये मैं आज का दिन वक्त नोट कर ले, मैं ये लफ्ज़ कह रहा हूँ कि अगर मुस्लिम लीग नून को कभी ज़िंदगी में, अब मैं कभी का लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ कि अब मुझे कभी ही नज़र आ रहा है, कभी ये मौका मिला कि वो वज़ीर आज़म उनका होगा, तो वो मरियम होगी, शहबाज शरीफ साहब नहीं होंगे। पहली बात। दूसरी बात, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, चार दफ़ा नहीं, 5 दफ़ा नहीं, लिख लें, आप लिख लें। मैं कल के प्रोग्राम में एक एक हलके का, एक एक सूबे का बता दूंगा। वो रिपोर्ट जो सरकारी रिपोर्ट है कि उसके मुताबिक अब तक इनकी सूरत हाल क्या है। ये नहीं जीत रहे, दोनों सूबों में इलेक्शन कप्तान के हक में जाते हैं, कप्तान इन्हें ले दे जाएगा। चीज एक ये नहीं दे सके, खुद ये मान रहे हैं कि हम आपको रिलीफ नहीं दे सके। ये क्यों झूठ बोलते हैं? IMF इनको दूसरी अगली किस्त देने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो किस्त देता है तो फिर ये महंगाई का तूफान लेकर आएंगे, तो वोट किससे लेंगे? किससे लेंगे वोट? ये कहते हैं साग डार सिर्फ वहाँ पे मोहब्बत करने जा रहा है उसे कि जनाब नहीं, मुल्क माशियत जो है उस पर तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। डार साहब ने खुद नहीं कहा कि मैं इलेक्शन के हवाले से बात भी कर रहा हूँ। भाई सारी चीज़ें, और ख़ुद आरफ अलवी साहब ने कहा, वो सदर पाकिस्तान है, और ये हर दौर में ऐसा ही होता है। जिस सियासी जमात का सदर होता है वो सियासी जमात से तल्लक रखता है, वो सियासी जमात से उसके तल्लक ख़त्म नहीं होते। पाकिस्तान में मुझे एक सदर ऐसा दिखा दें जिसने तल्लक ख़त्म किए हों, मुझे एक दिखा दें, कोई एक सदर ऐसा। तारड़ साहब नहीं थे मुस्लिम लीग के साथ, ममनून हुसैन साहब नहीं थे मुस्लिम लीग नून के साथ, आसफ अली जरदारी नहीं थे पीपल्स पार्टी के साथ। ये तो होता है, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपको खबर दे रहा हूं मैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा से भी जा रहे हैं और अपनी सदारत से भी जा रहे हैं। तो सदारत किसके पास आएगी? मरियम। अच्छा, सदारत भी उन्हीं के पास रहेगी और वजारत उज़्मा भी उनके पास आएगी, उम्मीदवारों की। सुनिया होयन गलियां भी जब मरियम ही फिरे, कहते ना हुजरे शाह मुकीम देव जट्टी अर्ज़ करे। ये नहीं होगा वह सियासत के मैदान में, ये मियाँ अर्ज़ करे गलियां होयन सोनिया भी सिर्फ मरियम ही फिरे, यानी मरियम साहब ही सियासत करें। देखें, एक चीज़ तो माने, मरियम ने फाइट तो की है ना, मरियम ने लड़ाई तो की है ना। वो कहते हैं कि शहबाज साहब ने लड़ाई नहीं की, मरियम ने फाइट की है। कल मैं बैठा था एक महफिल में, तो मेरे उस्तादों की तरह मेरे बड़े भाई हैं सलमान गनी साहब, वो बड़ी हक और सच की हमेशा बात करते, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की थी, और जो उन्होंने कहा था उसका खुलासा भी यही निकलता था ना कि कुछ लोग तो सियासत जो है वो किसी और तरीके से कर रहे हैं इक़्तिदार के लिए, और कुछ लोग सियासत करते हैं सियासत बचाने के लिए। मुस्लिम लीग नून की सियासत नहीं बची। चले मुझे आप बता दें, मुस्लिम लीग नून की सियासत बची है? हुकूमत इनकी, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी, मुख्तलिफ कुव्वतें साथ इनके, फंड्स इनके पास, सूबा वफाक दोनों चीज़ें इनकी, सहूलतकार इनके। पंजाब में इलेक्शन फिर हार गए, चले फिर दोबारा आप आ जाए, आगे इलेक्शन कर लें। कप्तान निकला, चल के आया, फिर इलेक्शन जीत गया। कप्तान को नाहल किया, कप्तान फिर इलेक्शन लड़ता, उसके बावजूद भी, शोर के बावजूद भी, कप्तान एक दिन भी उस हल्के में नहीं जाता, कप्तान वहां से भी जीत जाता है। भाई आप कप्तान को कैसे हराएंगे? आप अभी सर्वे कर लें, अभी निकल के सर्वे कर लें, एक गली, एक मोहल्ला, एक चौक, एक चौराहा, कोई एक जगह मुझे बता दें सर, जहां पर लोग
कप्तान के लिए तैयार नहीं है। चले हालात बदल गए। राना साहब इसी पे स्ट्रेटेजी जान लेते हैं पाकिस्तान तहरीक की कि अगर वफाकी हुकूमत असम्बलियाँ तहलील नहीं करती, उस ऑप्शन पे नहीं जाती, तो फिर पीटीआई के पास क्या ऑप्शन होगा, इस बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कुरैशी साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। कुरैशी साहब, खान साहब के साथ मुलाकातें शेड्यूल है तमाम अराकीन सूबाई और कौमी असम्बली की। प्लान क्या है आगे के? इलेक्शन कब तक देख रहे हैं? और वफाकी हुकूमत क्या खुद इलेक्शन का ऐलान करेगी या फिर आपके पास कोई और पत्ता भी मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैंने पहले पॉलिटिकल लोग देखे हैं, जिस तरह से अगर एक पहलवान अखाड़े से डरता हो, क्रिकेट का खिलाड़ी बॉल से डरता हो और फुटबॉल का प्लेयर फुटबॉल के ग्राउंड में जाने से डरता हो, तो वो प्लेयर नहीं होते, वो फिर कोई और चीज होते हैं। आज जो पीडीएम की गवर्नमेंट पाकिस्तान के इक़्तिदार पर काबिज है, 7-8 माह में जहां इन्होंने मईशत को पाकिस्तान की पहुंचा दिया और जिस तरह से ये नॉन इश्यूज बनाकर सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट करके इमरान खान की किरदार कुशी पर, अपने मुकदमात के अखराज पर और अपने मुखालफिन पर मुकदमात के इंदराज पर तवज्जो दिए हुए हैं। पाकिस्तान का आम आदमी इनके इंतजार में है कि ये इलेक्शन में आए, इनको अंदाजा हो जाए कि इन्होंने 40 साल पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ किया। आप असम्बलियां कब तहलील कर रहे हैं? देखें राना साहब, हर रोज इमरान खान साहब पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अरकान असम्बली से मशावरत कर रहे हैं। 1 से 2 रोज में मुल्तान के लोग भी उनकी दावत पर उनके पास हाजिर होंगे और हम इसी दिसंबर में, मुझे 100% उम्मीद है कि असम्बलियां तहलील होंगी। और राना सनाउल्लाह साहब जो आज बड़े बुलंदोबाग दावे कर रहे थे, मैं अब उनको भी चैलेंज कर रहा हूं कि वो भी इंतखाब की तैयारी कर लें। अब वो इस्लामाबाद के इस बंकर में बैठकर 17 किलोमीटर पर बैठकर पाकिस्तान के लोगों को ज्यादा सा बेवकूफ नहीं बना सकेंगे। वो तो तैयारी कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। उनकी तैयारी रोज मौलाना फजलुर रहमान साहब की जुबानी सुनने को मिल रही है, जो कहते हैं जी 6 माह बाद इंतखाबात होंगे और हम एक्सटेंशन दे सकते हैं। मतलब मौलाना फजलुर रहमान भी पीडीएम का एक अहम हिस्सा है, जो 2018 के इंतखाबात को इंतखाबात ही नहीं माना करते थे, जो कहा करते थे इंतखाबात के फौरन बाद के जिन सीट से इन असेंबली से रिजाइन कर दिया जाए। आज वो मौलाना एक्सटेंशन की जो बात कर रहे होते हैं, उससे इनके अजाइम का पता चल रहा है कि ये एक खौफ से इनकी कांपे टांग रही है। इनको पता है कि पाकिस्तानी कौम अब इनसे हर उस चीज का हिसाब लेगी जो इन्होंने 40 साल इस कौम को बेवकूफ बनाने में सर्फ किया। इन्होंने किस तरह से एक दूसरे के नाम मिस्टर 10%, राजा रेंटल और मिस्टर एफर्ड्रिन रखे और फिर किस तरह से ये अब एक दूसरे के साथ बैठकर इस मुल्क के मसाइल पर काबिज हैं। कि क्या पंजाब असम्बली के तमाम मेंबरान इस्तीफे जमा करवा रहे हैं, कब करवा रहे हैं? एक तरफ ऐलान खान साहब ने किया तो उधर सिंध असम्बली के जो अराकीन थे वो अपने इस्तीफे जमा करवाने पहुंच गए, तो आपको इस्तीफों की तारीख क्या दे रखी है? देखिए, मैं खुद रुकन असम्बली हूँ, मुझ समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर रुकन। अभी लास्ट वीक हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी लाहौर में, तो सब लोगों ने इस बात का यादा किया कि जब खान साहब हुक्म करेंगे हम ना सिर्फ रिजाइन कर जाएंगे, बल्कि हम खान साहब के हुक्म पर जैसे वो स्ट्रेटेजी बनाएंगे वैसे जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज अर्ज कर दूं, हमारा मकसद रिजाइन नहीं करना, हमारा बुनियादी मकसद सिर्फ एक है कि किस तरह असेंबलियां तहलील हों और हम इंतखाबात की तरफ जाएं। हम रिजाइन की सूरत में, रेजिग्नेशन की सूरत में इन लोगों को जिस तरह से मरकज में ये खुल खेल रहे हैं, इनको ये मौका नहीं देंगे। पंजाब में भी और केपी में भी जब 2 बड़ी सूबाई असेंबलियां तहलील होंगी तो अल्टीमेटली पाकिस्तान आम इंतखाबात की तरफ जाएगा और ये जो पोलिटिकल अदम इस्तेहकाम है, जो मुआशी तौर पे तबाही का सामना पाकिस्तान को, अगर 6-7 माह ये लोग पाकिस्तान के इक़्तिदार पर काबिज रहे तो ये 10 साल लगेंगे इस मुल्क को मुआशी तौर पे रिकवर करने के लिए। मैं पाकिस्तान में जनवरी में पाकिस्तान में एक नए इंतखाबात का सिलसिला भी देख रहा हूँ और मुझे 100% उम्मीद है कि नया बजट जो होगा जून 2023 का, इंशाल्लाह वो पाकिस्तान की वो हुकूमत पेश करेगी जिसको पाकिस्तान की आवाम की ताईद और हमायत हासिल होगी। देखिए, आपने दावा तो ये भी किया था, ऐसा मुझे अच्छी तरह याद है, मैं आपसे कह रहा था आप इलेक्शन हार रहे हैं, आप कह रहे थे हम इलेक्शन जीत रहे हैं, तो ये भी दावे इसी तरह तो नहीं है? देखें, मैं साहब अब बाज़ औक़ात चीज़ें मिस कैलकुलेट हो जाती है। मेरे पास अब आप जितना एक्सपीरियंस और आप जितना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मैं पब्लिक का आप इलाके कुरैशी साहब बस आप इलाके की सियासत करते हैं, आपके अपने इलाके के बारे में हमें यहाँ पे बैठे ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं हो सकती आपसे ज्यादा। देखें, वो एक बाई इलेक्शन था, इलेक्शन में हार जीत हो जाती है और बाद शिकस्त
राणा साहब और यासिर साहब बात शिकस्त से इंसान को अपनी सफबंदी बेहतर करने में भी बड़ी मदद देती हैं। मैं आज भी समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 17 जुलाई को, 16 अक्टूबर को और फिर कुरम NA45 में जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम की तवज्जो हासिल की, जिस तरह पाकिस्तान के लोगों ने बिला तफरीक, बिला रंगो नस्ल, बिला इलाकाई फर्क के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और इमरान खान पर भरोसा किया, इसकी मिसाल माजी में कभी नहीं देखी जा सकती। इस तरह का यूनानिमसली लोगों का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ एप्रिसिएशन जो इमरान खान को मिला, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। तो मुझे 100% यकीन है कि इंतखाबात से आज जो PDM की गवर्नमेंट भाग रही है, मतलब पॉलिटिकल वर्कर तो हर वक्त तैयार होता है जी इंतखाबात हम भी कोशिश देख रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि इंतखाबात कल, बल्कि मैं और यासर जो प्रोग्राम करेंगे वो बड़ा फैक्ट एंड फिगर्स के साथ करेंगे और जो सर्वे देंगे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वैसा ही होगा, क्योंकि हम दोनों ने बड़ी उस पर की है। लेकिन आप ये तो मुझे बता दें, दिसंबर 20 या दिसंबर 30 दोनों में से एक बात बता दें, बाकी अगली बात हम खुद ही बता देंगे इंशाल्लाह दिसंबर 20 से पहले जी, इंशाल्लाह दिसंबर 20 से पहले। चले, आपसे दिसंबर 21 को बात होगी, ये नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आपसे दिसंबर 21 को बात नहीं आप अपनी नदीम साहब, अब आपने हम पर ही डालना, आपसे होगी 21 दिसंबर को बात। देखिए राणा साहब, मैं अर्ज कर दूं आपको, हर चीज की एक स्ट्रेटजी होती है, लेकिन मैं एक चीज अर्ज कर दूं, हम मेंटली बिल्कुल प्रीपेयर हैं, लेकिन हमने अपने पॉलिटिकल मुखालिफ को कोई स्पेस नहीं देनी, इनको हमने सिंपैथी गेन नहीं करने देनी, इनको हमने अब ये खुला मैदान नहीं छोड़ना इनके लिए कि ये मौज मस्ती करें, ये केसेस खत्म करवाएं, पाकिस्तान को लूटें और डेली मेल जैसे स्कैंडल्स के जरिए मीडिया मैनेजमेंट करके पाकिस्तानी कौम की आंखों में धूल झोंकें। साहब ये देखें कि वफाक एक तरफ बयानात देता है कि आपके इरादे ही नहीं है असेंबली तहलील करने के, आप कभी मार्च की बातें करते हैं, अभी कल आपने काबीना के अंदर इजाफा भी किया है, ख्याल कास्त्रो साहब हलफ उठा रहे हैं और उधर से आप असेंबली तहलील करने की भी बातें करते हैं। देखिए ख्याल कास्त्रो साहब का जो ओथ था उस पर बहुत सारी बहस हुई, मैं जाती तौर पे समझता हूँ ख्याल कास्त्रो साहब हमारे एक बड़े अहम रुकन हैं, वो माजी में भी सूबाई वजीर रहे, लेकिन ये वक्त नहीं था उनके ओथ का। और आपने सुना कि इमरान खान साहब ने भी नागवारी का इजहार किया, हमारी बड़ी इस पे लाइन क्लियर है। इतना बड़ा एक सांस है कि पाकिस्तान को अगर हम किसी भी तरह इंतखाबात की तरफ नहीं लेके जाते, ये मुल्क तबाही के दहाने पे है। आप आम आदमी के हालात से मुझसे ज्यादा वाकिफ हैं। अभी फिल वक्त की स्ट्रेटजी यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जब भी कहेंगे असेंबली तहलील करती जाएगी और फिर नए इंतखाबात की तरफ मूव किया जाएगा। बहुत शुक्रिया नशीद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी। नाज़रीन, माजी करीब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कराची के हवाले से एक एक्शन लिया था। बहुत से मुकदमात हुए, समातें हुई और उन समातों के नतीजे में KDA यानी कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी और SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को नोटिस जारी किए गए और कहा गया कि कराची में गैर कानूनी तामीरात का खात्मा किया जाए और आइंदा ऐसे किसी भी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से वो लेटर जारी न किया जाए कि किसी इमारत को फिर से NOC फराहम कर दिया गया है। लेकिन इत्तलात हालिया दिनों में कुछ हमें और देखने को मिल रही हैं। देखने में ये मिल रहा है कि कराची के अंदर गैर कानूनी तौर पे जो तामीरात हो रही हैं उनको इजाज़तनामे मिल रहे हैं और उनका आगाज़ होने वाला है। हकाइक राना साहब से जानते हैं। राना साहब, कराची बेहंगम तरीके से फैल रहा है और यही सबसे बड़ा मसला है कराची का। क्या ये बेहंगम तरीके से फैलाव ख़त्म होगा, ये इसमें इजाफा देख रहे हैं? बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। देखें, सिंध हाई कोर्ट ने एक्शन लिया इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, बड़ा सख्त एक्शन लिया और इस एक्शन के बाद बड़ी चीज़ें की गई। आपको पता है कि बड़े जुलूस निकले, एक बड़ी इमारतें गिरा दी गई। हुआ क्या, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार हुई। उस रिपोर्ट के मुताबिक, ये मेरे पास है, 13,000 इमारतें इस वक्त इंतज़ामिया की मिली बगत से, सिंध ये जो आपने अथॉरिटी का नाम लिया है, इसकी, हाँ जी, SBC, इसकी मिली बगत से 13,000 इमारतें, इसे ये कह रहे हैं, इनका लफ्ज़ इन्होंने इनका नाम लिखा हुआ है पोर्शन माफिया। इसमें सबसे ज़्यादा फेडरल एरिया गुलबर्ग है, इसके अलावा दूसरा है। वो बताते हैं कि गवर्नमेंट हो क्या रहा है, सिंध हाई कोर्ट स्टे भी देता है, बल्कि ये कुछ तो आपको तस्वीरें दिखाते हैं, बड़ी मज़ेदार सी है कि बाहर से बिल्कुल सील है,
बिल्डिंग बाहर से गवर्नमेंट सील करके गई है, लेकिन अंदर से काम हो रहा है, अंदर चाह रहे हैं। अच्छा, अब मटेरियल इतना नाकस लगता है, ये सारी चीजें आप देख लेना, इस तोड़ के अंदर से काम हो रहा है, बाहर बिल्कुल लॉक लगा हुआ है, सील लगी हुई है, सिंध हाई कोर्ट का हुक्म है, लेकिन दरादर काम हो रहा है। काम इसलिए वहां पर ये सारा कुछ हो रहा है कि वहां पर चोर और चौकीदार आपस में मिलकर खा रहे हैं। फिर होता क्या है, फिर अचानक कोई बड़ा दारा फिर एक्शन लेता है और उससे करोड़ों अरबों रुपए की मालियत के वो जो जगह होती हैं, जिन लोगों ने जिंदगी भर की पूंजी लगाई होती है, वो बेचारे बेघर हो जाते हैं। यहाँ फिर छत गिरती है, पता चलता 25 आदमी शहीद हो गए, फौत हो गए, पता चलता है जी 200 आदमी जो है बेचारे इसके नीचे आ गया। अब ये देखें, ये सील है, ये मेरे पास ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मौजूद है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 13,000 बिल्डिंगें पोर्शन एरिया और सबसे ज्यादा फेडरल एरिया गुलबर्ग टाउन जो है वहां पे है। उसको कुरंगी वहां पे उन्होंने कहा जी वह पैसे दो, माल बनाओ, कराची को बेहंगम बनाओ, कराची में जो मर्जी करो। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जीरो, हाई कोर्ट का हुक्म जीरो, सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट को तो वो मानते ही नहीं ना, ऊपर वाले हुक्म को नहीं मानते तो नीचे उनका क्या होगा। ये सिलसिला तो यासर वहां पे कराची के अंदर चल रहा है। पानी का सिलसिला पहले चल रहा था, आपको पता है वहां पे वाहद पाकिस्तान का शहर है जहां सबसे अमीर वहां पे जो माफिया है वो पानी माफिया। और जितनी ये बिल्डिंग बनती है, हंगामी अखराज इसमें कोई नहीं होता, सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जाते, इस तरह बनती हैं, कुछ अरसे बाद गिर जाती हैं और ये बेहंगम फैलाव इसी तरीके से जारी है। लेकिन ये एक तरह का राना साहब इंसानी जानों का सौदा करते हैं ना, जो यहाँ पे रहते हैं। एक तो जमा पूंजी है, फिर उनकी अपनी इंसानी जानें खतरे में होती। देखें, जिस दिन सिंध हो या पंजाब हो या केपी की हो, किसी जगह पे भी उस कोर्ट की कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो वहाँ पर मुतलका तमाम अदारों को जेल के अंदर फेंका जाए, हवालातों में बंद किया जाए, उन पर मुकदमे दर्ज किए जाए, और जिस बिल्डिंग को सील किया गया हो उस बिल्डिंग के अंदर काम हो रहा हो और उन लोगों को, काम करने वालों को, करवाने वालों को, वहाँ के थानेदार को, वहाँ के अफसरान को पकड़ कर आप अंदर बंद कर देंगे, सारा काम ठीक हो जाएगा। कराची पाकिस्तान की जान है, कराची पाकिस्तान की माशियत का हब है, कराची से चलने वाली चीज़ें पाकिस्तान को बेहतर मुस्तहकम बनाती हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा चल रहा है कि वहाँ पे माफिया का कब्जा है। जब तक कानून और इंसाफ की हुक्मरानी नहीं होगी तब तक ये बेहंगम फैलाव जारी रहेगा, तब तक खिलाफ ज़ाब्ता, खिलाफ कानून इकदाम उठाए जाते रहेंगे, इंसानी जानों से खिलवाड़ होता रहेगा। कानून और इंसाफ की बालादस्ती ही पाकिस्तान में बेहतरी ला सकती है। नाज़रीन, खत्म हुआ चाहता है मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने